Hello everyone, welcome back to Mission Padhai YouTube channel. Today we are going to start a new lecture, but in this lecture we are going to discuss about super 25 most important multiple choice questions from chapter 1 and chapter 2, which is power sharing and federalism in civics or in democratic politics. We are going to start most important multiple choice questions. Chapter 1, power sharing and 2, federalism. In this video lecture we are cover 25 most important questions, which is totally based on MCQ. You can, if you are interested to get this PDF, then you can comment below and a link will be shared in the description box. Then you can click on that particular link, then you open this PDF. Okay, now start the lecture. Question number 1. Which type of government does the बेल्जियम हैव? बेल्जियम के पास कौन से टाइप की गवर्नमेंट थी? दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम चैप्टर 1, पावर शेयरिंग. सो फेडरल, ऑप्शन ए फेडरल, ऑप्शन बी कम्युनिस्ट, ऑप्शन सी यूनिटरी, ऑप्शन डी सेंट्रल. बेल्जियम के पास कौन सी टाइप की गवर्नमेंट थी? तो फेडरल गवर्नमेंट, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, यूनिटरी और सेंट्रल. फेडरल कम्युनिस्ट मतलब क्या होता है? कम्युनिस्ट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब थी कि यूनिटरी गवर्नमेंट थी कि फेडरल. तो इसमें बेसिकली उसके पास फेडरल गवर्नमेंट थी, जो कि इसलिए हमारा ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा. आज ब्लैक स्क्रीन है तो आज और अच्छा होगा. ब्लैक स्क्रीन है ना. अब क्वेश्चन 2, आंसर नहीं दिखेगा क्वेश्चन 2 का. इन वेट एंड दिख ही गया आंसर. चलिए अच्छा, अगले बार सब नहीं दिखेगा. इन फेडरल सिस्टम सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द. फेडरल सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट किसे ऑर्डर, यानी कि फेडरलिज्म के चैप्टर का ये है. फेडरल सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द प्रिंसिपल, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, नन ऑफ द अबव. हाँ, फेडरल गवर्नमेंट में एक ये भी पॉलिसी थी कि जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट होगा वो स्टेट गवर्नमेंट के मैटर में मतलब नहीं इंटरफेयर करेगा ज़्यादा. सो ऑप्शन सी विच इज स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट इज द राइट आंसर. ओके, नाउ we further move on the next question, which is the coming together federation is in. जो हमारा कमिंग टुगेदर फेडरेशन है, दो टाइप्स के फेडरेशन थे, कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर. एंड इन होल्डिंग टुगेदर, वेट अ मिनट, कमिंग टुगेदर में हमारा रहता था कि जो इंडिपेंडेंट स्टेट हैं वो आकर के एक बिगर यूनिट बनाते हैं, जैसे कि, और उसमें सारे जितने भी स्टेट्स रहते हैं इक्वल पावर उन सभी के पास रहती है. मगर होल्डिंग टुगेदर में हमारे जो लार्जर यूनिट्स थे वो अपना पावर को स्मॉलर यूनिट्स के साथ शेयर करने का डिसीजन लेते हैं, और इसमें सभी के पास में इक्वल पावर नहीं होती और सेंटर हमारा स्ट्रांगर होता है. कमिंग टुगेदर का एग्जांपल हम लोगों ने पढ़ा था यूएसए और स्विट्ज़रलैंड, और होल्डिंग टुगेदर का इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम. तो द कमिंग टुगेदर फेडरेशन यानी कि इसमें इंडिया है, स्पेन है, यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है. सो यूएसए इज़ द करेक्ट आंसर. यानी कि यूएसए एक कमिंग टुगेदर है जहाँ पर इंडिपेंडेंट स्टेट जो है आकर एक बिगर यूनिट बनाती हैं और सारे स्टेट के पास इक्वल पावर होती है. सो यूएसए इज़ द करेक्ट आंसर. आंसर देख लेते हैं क्या है. हाँ, आंसर सी इज करेक्ट. इन बेल्जियम द परसेंट ऑफ फ्रेंच कम्युनिटी इज. बेल्जियम में जो परसेंटेज था फ्रेंच कम्युनिटी का वो 54%, 40%, 30%, 20%. बेल्जियम में जो परसेंटेज था फ्रेंच कम्युनिटी का वो 54% था, 40% था, 30% था कि 20% था. तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है अपने एक्सप्लेनेशन वीडियो में कि बेल्जियम में फ्रेंच कम्युनिटी का जो
कम्युनिटी का परसेंटेज था वो 40% था। सो ऑप्शन बी 40% इज द करेक्ट। ओके। विच लैंग्वेज इज डोमिनेंटली स्पोकन इन बेल्जियम? कौन सा लैंग्वेज डोमिनेंटली स्पोकन हुआ रहा था बेल्जियम में? सो द ऑप्शंस आर डच, स्पेनिश, फ्रांस एंड इटालियन। कौन सा यहाँ पर था कि जो स्पोकन हो रहा था? तो डच था, स्पेनिश था, फ्रांस था, इटालियन था। सो डच इज़ द करेक्ट आंसर। बेल्जियम में डच और फ्रेंच ज़्यादा बोली जाती थी, ठीक है। सो डच इज़ द करेक्ट आंसर, या ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर दिस, यू हैव टू कम ऑन दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, कौन सा कंट्री अपना पावर नहीं शेयर करता है बेल्जियम? मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद बेल्जियम? कौन सा कंट्री अपनी बाउंड्री बेल्जियम के साथ में नहीं शेयर करता है? नीदरलैंड, फ्रांस, स्वीडन और लग्जमबर्ग। सो फ्रांस होगा, नीदरलैंड होगा, स्वीडन होगा कि लग्जमबर्ग होगा? सो स्वीडन इज़ द करेक्ट आंसर। स्वीडन नहीं शेयर करता है। आंसर देख लेते हैं। आंसर ऑप्शन सी हमारा सही है। स्वीडन इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ वी मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर, यह आंसर देख ही चुके हैं, चलिए। पावर स्ट्रगल डिमांडिंग सेपरेटिंग इलियम वॉज लॉन्च्ड बाई। जो पावर स्ट्रगल था डिमांडिंग करने के लिए एक सेपरेट इलियम का, वो सिन्हाला ने लॉन्च किया था, बुद्धिस्ट ने लॉन्च किया था, तमिलियंस ने लॉन्च किया था, कि नन ऑफ द अबव और नन ऑफ दीज? पावर स्ट्रगल जो था वो डिमांड कर रहे थे तमिल्स, जो कि उनको भी अपना माइनॉरिटी ग्रुप से मेजॉरिटी ग्रुप में आना था, उनको भी पावर्स चाहिए थी, इसलिए तमिलियंस इज़ द करेक्ट आंसर। ये श्रीलंका का केस है, ठीक है। दिस वॉज द केस ऑफ श्रीलंका। एंड ये हमारा पावर शेयरिंग चैप्टर का मिक्सअप है, दोनों चैप्टर का, ठीक है। चैप्टर 1 चैप्टर 2 हमारा मिक्सअप है। अभी अगेन हमारा चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन आ गया है। हु इज़ द हेड ऑफ द अर्बन लोकल गवर्नमेंट? अर्बन लोकल गवर्नमेंट का हेड कौन होता है? सरपंच, वार्ड कमिश्नर, मुखिया, मेयर। सरपंच होता है, वार्ड कमिश्नर होता है, मुखिया होता है कि मेयर होता है? सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। दैट मीन्स मेयर इज द हेड ऑफ द अर्बन लोकल गवर्नमेंट। 1 मार्क क्वेश्चन चैप्टर 2 का, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है, इम्पॉर्टेंट है एमसीक्यू के फॉर्म में। ये जो क्वेश्चन है ये और इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में आएगा कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इन विच ईयर सिन्हाला एज द ऑफिशियल लैंग्वेज वाज फाइंड इन विच ईयर, आपसे पूछ लेगा। उसके बाद आपसे कोई और नेक्स्ट क्वेश्चन उसी के आगे बढ़ जाएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन में भी आ सकता है, 3 नंबर के, और जो आएगा 1 या आधे नंबर में तब उसमें आएगा। 2 नंबर के क्वेश्चन या 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाएगा, जिसमें से ये 1 या आधा नंबर कैरी आउट करेगा, ठीक है। एक्ट ऑफ रिकॉग्नाइजिंग सिन्हाला, एक्ट ऑफ रिकॉग्नाइजिंग सिन्हाला एज द ऑफिशियल लैंग्वेज वाज फाइंड इन। जो एक्ट है रिकॉग्नाइजिंग सिन्हाला का, वो ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो कि साइन किया गया था 1942, 1956, 1954, 1948, यानी कि 1942, 1956, 1954, 1948। सो 1956 में ही साइन किया गया था। देख लेते हैं आंसर। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके। अच्छा हाँ, एक चीज़, एक अनाउंसमेंट गलत हो गई थी इस वीडियो में। हम लोग 25 नहीं 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर रहे हैं एमसीक्यू। पहले था कि 25 देंगे तो वही याद था, लेकिन 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इसमें, ठीक है। टॉप 30 ढूंढ के आपके लिए
निकाला गया है, जो कि इम्पोर्टेंट लग रहे थे मुझे, इसलिए वो टॉप 30 क्वेश्चन आपके इसमें डाले गए हैं, ठीक है। फ्रॉम चैप्टर 1 एंड 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5 का एक साथ आएगा। और अगर आपको और आपका हिस्ट्री का आएगा चैप्टर 1, 2, 3 का एक साथ, चैप्टर 4, 5 का एक साथ। इकोनॉमिक्स में चारों चैप्टर का एक साथ आएगा। ज्योग्राफी में चैप्टर 4 तक का एक साथ, चैप्टर 5, 6 और 7 का एक साथ आएगा। इस तरीके से हम लोग अब फर्दर मूव करेंगे, ठीक। एक्ट ऑफ ये वाला कोई क्वेश्चन हो गया। नाउ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफिसर्स आर कॉल्ड, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफिसर्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? मेयर, MLA, सरपंच, नन ऑफ दीज। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफिसर्स को हम लोग MCO को हम लोग क्या कहते हैं? मेयर कहते हैं, MLA कहते हैं, सरपंच कहते हैं, नन ऑफ दीज। तो मेयर इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। मेयर एक अच्छी मत मेयर एक सही उत्तर है इस क्वेश्चन के लिए। हिंदी ज़्यादा हो गई, चलिए हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है तो हमें बोलना ही चाहिए। टू मेक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। टू मेक इंडिया आ स्ट्रांग फेडरेशन, इंडिया को एक स्ट्रांग फेडरेशन बनाने के लिए हमें क्या क्या करने की ज़रूरत है, हमें क्या चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। हमें इंडिया को एक स्ट्रांग फेडरेशन देने के लिए एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, इंडिपेंडेंट जुडिशरी चाहिए, ऑल ऑफ दी अबव। यानी कि अगर हम लोगों को इंडिया को एक फेडरेशन के फॉर्म में ले जाना, जहाँ पे दो टायर्स की यानी कि दो फॉर्म की गवर्नमेंट हो, दो टायर्स मतलब दो फॉर्म की गवर्नमेंट हो, और भी जो 7 फीचर्स थे फेडरलिज्म को सब फॉलो, तो उसके लिए क्या चाहिए? हमें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, इंडिपेंडेंटली जुडिशरी चाहिए, ऑल ऑफ द एबव चाहिए। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा हो जाएगा सही, मगर रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन भी इसमें है तो ये भी हमारा सही रहेगा। इंडिपेंडेंटली जुडिशरी हमारा इसमें ये भी हमारा सही रहेगा, जुडिशियल सिस्टम भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और एक ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, सो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट। तो हम लोग देख लें ऑप्शन नंबर डी आ रहा है कि नहीं, या ऑप्शन नंबर डी इज द राइट, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। कौन सा इसमें से पावर शेयरिंग का फॉर्म नहीं है? वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन पीपल, डिवीजन ऑफ पावर अमंग सोशल ग्रुप। ये कौन सा इसमें से हमारा पावर शेयरिंग का एग्जाम्पल नहीं है? यहाँ पे लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छे कन्फ्यूजन बच्चे कर देते हैं, नॉट को कभी कभी नहीं पढ़ते हैं, तो नॉट हमेशा जहाँ पर क्वेश्चन में लिखा रहा, आप क्वेश्चन को ढंग से रीड करिए तभी आपको क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आएगा, ठीक है। तो नॉट यहाँ पे दिया गया है। उन लोग को लगता है कि नहीं कुछ नॉट है ही नहीं, नॉट जैसी चीज़ ही नहीं होती है क्वेश्चन पेपर को पढ़ते समय, बट नॉट यहाँ पर दिया तो हम लोग नॉट को पहले ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। कौन सा इसमें से पावर शेयरिंग का करेक्ट फॉर्म नहीं है? वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन पीपल, डिवीजन ऑफ पावर अमंग सोशल ग्रुप्स। तो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर हमारा होता है, हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर भी हमारा होता है, और सोशल ग्रुप में जो हमारा पावर का डिवीजन होता है वो भी हमारा होता है, मगर पीपल के बीच में नहीं होता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अगर नॉट ना लिखा रहता एक ऑप्शन यहाँ पे रह जाता है ऑल ऑफ द अबव। एक सेकंड रुकिए, बता रहे हैं किस तरह। जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पर नॉट ना दिया रहे, यहाँ पर दे दीजिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, और ये जो ऑप्शन सी है इसको भी रब करके ये ऑप्शन सी आपका बना दीजिए और आपका ऑप्शन डी हो जाए ऑल ऑफ द अबव। तो आप क्या लिखेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ द अबव, हमारा इसके लिए आंसर होगा, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। अब हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ।
व्हेन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इट इज कॉल्ड। अगर पावर को शेयर किया जाता है डिफरेंट ऑर्गन के में, गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन में या डिफरेंट ऑर्गन के साथ में, तो इसको क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, कम्युनिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, कोलिशन ऑफ पावर और फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। गवर्नमेंट को अगर हम लोग पावर दे रहे हैं तो यानी कि स्टेट गवर्नमेंट होती है। गवर्नमेंट से आप एक बार रेफर कर लीजिए, हम लोगों ने पढ़ा भी है लेकिन हम अभी आपको बता देते हैं। एक सेकेंड, हाँ चलिए देखते हैं। When power is shared among different organs of the government, it is called horizontal, community, coalition और फेडरल। तो जब पावर को शेयर किया जाता है तो वो हॉरिजॉन्टल हमारा कहलाता है कि कम्युनिटी कहलाता है कि कोलिगेशन की फेडरल। तो इसके लिए हम लोग एक बार एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था, उसको चलिए एक बार देख लेते हैं। एक सेकंड, यहाँ पे फ्री स्पेस हो। हाँ चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर, हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर और एक वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हाँ तो चलिए देखते हैं। हॉरिजॉन्टल डिवीजन में और वर्टिकल डिवीजन में बेसिक डिफरेंस क्या है? तो वहाँ पे हम लोगों के क्वेश्चन में गवर्नमेंट का पूछा था। तो हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है कि जहाँ पर ऑल द गवर्नमेंट या अथॉरिटी आप कह लीजिए, सबके पास सेम पावर हो, ऑल हैविंग सेम पावर हम लिख दे रहे हैं। सॉरी, हैविंग डिफरेंट पावर, सेम गलती, इसमें डिफरेंट होगा और इसमें हैविंग सेम पावर होगा। ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा भी जाता है, जिसमें हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर में सेम पावर होता है और डिफरेंट पावर होता है, और वर्टिकल में सेम पावर। यानी कि हम अगर अब आपको दिखा दें हॉरिजॉन्टल का एक एग्जांपल कि ये हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर ये हमारा स्टेट गवर्नमेंट है, फिर ये हमारा कम्युनिटी और लोकल गवर्नमेंट है। ये हमारा हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर है। वर्टिकल की बात करें, ये हमारा लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, आप समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन कर देते हैं। ये वाला तो था, कहाँ गया, वेट अ मिनट। हाँ, दिस क्वेश्चन, तो इसका हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर गवर्नमेंट में होती है कि एक बड़े से छोटा, यानी कि सेंट्रल, फिर स्टेट, फिर लोकल या कम्युनिटी या कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक है, अब हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मेजर स्टेप टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया वाज टेकन इन। जो मेजर स्टेप हुआ था डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि पावर को ले करके लोकल गवर्नमेंट को दे देना, वो कौन सा पावर कहलाता है, मतलब वो कब हुआ था? तो ये हमारा 1992 को हुआ था। दिस विल बी डन इन 1992। ओके, नाउ हु हैज स्पेशल पावर इन द एडमिनिस्टरिंग द यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। कौन से, किसके पास स्पेशल पावर होता है यूटीआईज में एडमिनिस्टर करने के लिए इंडिया में? तो सेंट्रल गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, गवर्नर। सो सेंट्रल गवर्नमेंट इज द करेक्ट आंसर, सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है। सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस इज अनदर नेम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स। चेक्स और बैलेंस कौन से पावर शेयरिंग अरेंजमेंट का दूसरा नाम है? देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास। ऑप्शंस, पहला है
पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, एक हमारा पावर जो शेयर होता है सोशल ग्रुप्स में। दूसरा हमारा है वर्टिकल पावर, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। हॉरिजॉन्टल पावर अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। पावर शेयरिंग इन द फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड गवर्नमेंट। पावर हमारा जो शेयर हो रहा है वो पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप और गवर्नमेंट। सो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सिन्हाला स्पीकिंग पीपल इन श्रीलंका। सिन्हाला स्पीकिंग पीपल का परसेंटेज क्या था श्रीलंका में? 74%, 75%, 14% और 19%। सो 74% इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया हैज इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा ऐसा हमारे देश भारत में है स्टेट, राज्य है जिसके पास अपना खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन है? फेडरेशन वाले चैप्टर में, फेडरलिज्म वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है। तो एक ऑप्शन है उत्तराखंड, एक है मध्य प्रदेश, एक है जम्मू एंड कश्मीर। जे एंड के का मतलब जे एंड के का मतलब जम्मू एंड कश्मीर ठीक है। तो और एक है हमारा नागालैंड। सो जे एंड के यानी कि जम्मू एंड कश्मीर के पास में एक अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है। अब अगर एक यहाँ पर क्वेश्चन आ जाए, अच्छा चलिए इसमें सूट नहीं करें, वो वाला क्वेश्चन नहीं है, नॉट वाला हम कर रहे थे, लेकिन ये क्वेश्चन वहाँ पे नहीं लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट नोन एज। तीसरे टायर को गवर्नमेंट में क्या कहते हैं, मतलब तीसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, क्या नाम से जानते हैं? विलेज पंचायत, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिला परिषद। विलेज पंचायत, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिला परिषद। सो आंसर नंबर सी विच इज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। सो इट इज द राइट आंसर। ठीक है, ओके। बस 25 to 30 मिनट्स का भी लेक्चर रहेगा पूरा बस। विच अमंग द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ कमिंग टूगेदर फेडरेशन। कौन सा एग्जाम्पल है कमिंग टूगेदर फेडरेशन का? कमिंग टूगेदर फेडरेशन में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है कि कमिंग टूगेदर और होल्डिंग टूगेदर क्या होता है। कमिंग टूगेदर को एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, इसमें कन्फ्यूजन रहती है। दो रूट्स होते हैं हमारे पास फेडरलिज्म के, जो कि होता है कमिंग टूगेदर, एक होता है हमारे पास होल्डिंग टूगेदर। कमिंग टूगेदर इस रूट में हमारा इंडिपेंडेंट स्टेट आकर के एक नया यूनिट, एक बड़ा बिगर यूनिट बनाता है जिसमें सबके पास में इक्वल पावर होती है। जैसे कि यूएसए हो गया हमारा, स्विट्जरलैंड हो गया। मगर अगर होल्डिंग टुगेदर में हम लोग बात करें तो ऑल आर स्मॉल ग्रुप्स यूनिट, लार्ज यूनिट हमारा डिसाइड करता है कि स्मॉल ग्रुप से हम लोग बट जाएं, मगर सबके पास में हमारा इक्वल पावर नहीं होता है। और इसका एग्जाम्पल है इंडिया, स्पेन, बेल्जियम। और कमिंग टुगेदर का एग्जाम्पल था यूएस एंड स्विट्जरलैंड। तो विच अमंग द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशंस? इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम, इंडिया, यूएसए एंड स्पेन, यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम एंड श्रीलंका। सो ऑप्शन नंबर सी, यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब यहाँ पर अगर एक क्वेश्चन आ जाता है विच ऑफ अमंग ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ होल्डिंग टुगेदर, तो आप क्या लिखते हैं? बेल्जियम में, लेकिन कुछ जैसे कि इंडिया, स्पेन, बेल्जियम हमारा हो जाता, इंडिया, यूएसए, स्पेन हमारा ना होता है। इंडिया और स्पेन हमारा है मगर यूएसए आ गया तो इसलिए ये ना होता। यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया तो ना ही होता, बेल्जियम एंड श्रीलंका। ठीक है, तो इसलिए इस तरीके के क्वेश्चन के लिए भी आप लोग रेडी रहिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइम्स वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम अमेंडेड बिटवीन 1970 1973 1993। कितनी बार कॉन्स्टिट्यूशन के बेल्जियम को बदला गया है? बदलना अगर मतलब ऐसे चीज़ के लिए तो नहीं सही, लेकिन वहाँ के पीपल के फेयर बेटरमेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बदला गया था। तो बताइए उसके लिए मतलब कितने टाइम्स बदला गया था? तो 4 टाइम्स हमारे, डायरेक्ट आंसर में बता दे रहा हूँ कि 4 टाइम्स बदला गया था। मगर उसके पीछे का रीज़न भी चलिए हम लोग अब जान लेते हैं कि क्या था। तो पहला रीज़न बदलने के पीछे में ये था कि वहाँ पर इक्वल मेंबर होने चाहिए हर एक, फ्रेंच और डच मिनिस्टर के इक्वल मेंबर हो हर एक सेंट्रल गवर्नमेंट में। मतलब हर एक, सॉरी कह रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल नंबर ऑफ फ्रेंच और डच मिनिस्टर हों।
दूसरा था कि स्टेट गवर्नमेंट को लॉट ऑफ पावर एंड स्टेट गवर्नमेंट वाज नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। लॉट ऑफ पावर हो जानी चाहिए स्टेट गवर्नमेंट के पास में। कैपिटल ऑफ बेल्जियम विच इज़ ब्रसेल्स को अपने एक सेपरेट गवर्नमेंट मिल गया था। और थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट बना दी गई थी जिसको हम लोग वहाँ के लोग कम्युनिटी गवर्नमेंट भी कहते थे, जिसको जो छोटे मोटे इश्यूज को सॉल्व करती थी। ठीक है, जिसका 3 times 2 times 4 times once, so 4 times is the right answer. That means answer C is the right. Okay, now most of the Sinhalese speaking people in श्रीलंका में जो ज़्यादातर सिन्हाला बोलते थे वो कौन थे? बुद्धिस्ट थे। ठीक है, दे आर बुद्धिस्ट। नाउ दैट मीन्स आंसर नंबर डी इज द करेक्ट। ओके, हाउ मैनी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट डज अ फेडरेशन यूजुअली हैव? सिंगल, कितने टाइप के फेडरेशन मतलब कितने लेवल की गवर्नमेंट होनी चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कितने? ऑप्शन 1 सिंगल, 2 ऑप्शन 2 ऑप्शन ए सिंगल, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी मल्टीपल। फॉर दिस क्वेश्चन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी विच इज 2। ठीक है, 2 लेवल के होने चाहिए यूजुअली। नेक्स्ट क्वेश्चन says that which one comes under the state list in India? डिफेंस, करेंसी, कम्युनिकेशंस, पुलिस। कौन सा स्टेट लिस्ट में आता है? तो हमारा पुलिस हो जाएगा स्टेट लिस्ट के अंडर कैटेगरी में। ठीक है, विच कम्स अंडर द यूनियन लिस्ट इन इंडिया? ट्रेड विल कम अंडर इन यूनियन लिस्ट। अच्छा, एक बार ट्रेड लिस्ट मतलब यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट के बारे में चलिए हम एक बार हल्का सा क्लियर कर देते हैं। तो यूनियन लिस्ट हमारा वो होता है जिसमें नेशनल इम्पोर्टेंस जैसे कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर और कम्युनिकेशन और करेंसी को इंक्लूड किया जाता है। और स्टेट लिस्ट जो कि स्टेट लेवल के सब्जेक्ट को जैसे कि पुलिस, एग्रीकल्चर, ट्रेड और कॉमर्स में इंक्लूड रहता है इसमें। और कॉन्करेंट लिस्ट हमारा जो कि हमारा नेशनल और स्टेट इम्पोर्टेंस दोनों के लिए ज़रूरी है, जैसे कि एजुकेशन, मैरिज और फॉरेस्ट एटसेट्रा। कुछ ऐसे भी चीज़ें जो कि इन तीनों में नहीं, जैसे कि कंप्यूटर्स को रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स में रखा गया है। तो इसका ऑप्शन डी यानी कि कौन सा यूनियन लिस्ट में आता है? तो ट्रेड हमारे यूनियन लिस्ट में आता है। वेट, ट्रेड नहीं, बैंकिंग हमारा यूनियन लिस्ट में आएगा। 1 मिनट जरा रुक जाइए। डिफरेंट विच वन कम्स अंडर द स्टेट लिस्ट इन इंडिया? स्टेट लिस्ट में हमारा पुलिस, इसमें हमारा आंसर नंबर डी होगा, ट्रेड नहीं होगा, आंसर नंबर सी होगा। इसको करेक्ट कर लीजिए, बैंकिंग। ठीक है, बैंकिंग हमारे यूनियन लिस्ट में आता। नाउ हिंदी इज द मदर टंग ऑफ ओनली अबाउट -% ऑफ इंडियंस। सो हिंदी हमारे 40% ऑफ इंडियंस की केवल मतलब हिंदी को 40% ऑफ इंडियंस ही बोलते हैं। देन आंसर सी इज करेक्ट आंसर। ओके, व्हाट इज मीन्ड बाय रेजिड्यूरी सब्जेक्ट? रेजिड्यूरी सब्जेक्ट से क्या मतलब होता है अभी मैंने बताया। तो वो जो कि यूनियन लिस्ट में आते हैं, जो स्टेट लिस्ट में आते हैं, जो स्टेट और यूनियन दोनों में आते हैं, जो किसी लिस्ट में नहीं आते। सो आंसर डी विच नॉट कम्स एनी लिस्ट। हमारा ये वाला का हमारे ये वाले क्वेश्चन का ये वाला गलत, ये वाला गलत, ये वाला गलत, बट दिस वन इज ट्रू। इसको ग्रीन से कर दे रहे हैं। ठीक है, दिस वन इज ट्रू। नाउ in the local government election at least of all positions are reserved for women। कितना परसेंट, कितना मतलब कि सीट रिजर्व रहता है वेमेन के लिए? 1/3, 2/3, 50%, 25%। सो 1/3 सीट्स आर रिजर्व्ड। ओके, नाउ दैट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑन विच गिवन सब्जेक्ट कैन बोथ द यूनियन एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट मेक लॉज? कौन से सब्जेक्ट में यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाते? करेंसी, डिफेंस, ट्रेड यूनियंस, एग्रीकल्चर। कौन से सब्जेक्ट पे यूनियन और स्टेट लॉ बनाती है? सो ट्रेड यूनियन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन
कौन से ऑन विच बेसिस पर स्टेट्स लाइक नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड क्रिएटेड? कौन से बेसिस पर उत्तराखंड, नागालैंड और झारखंड बने? तो बेसिस ऑफ लैंग्वेज, बेसिस ऑफ कल्चर एथनिसिटी, बेसिस ऑफ रिलीजन, बेसिस ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड। सो बेसिस ऑफ कल्चर एंड एथनिसिटी, ठीक है। नाउ वी completed 30 मोस्ट important MCQs. नाउ इट्स टाइम फॉर थैंक यू। अब हम लोगों ने यहाँ तक पूरा अपना कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग बाद में अपना नया लेक्चर लाएंगे। कुछ तो 2-3 दिन के बाद हमारा एक नया लेक्चर आएगा जिसमें फुल इकोनॉमिक्स का MCQ रहेगा, मगर अभी नहीं लाएंगे, थोड़े दिन बाद लाएंगे, क्योंकि अभी हम लोग मुझको पहले सिलेबस कंप्लीट करवा देना है, उसके बाद हम लोग नया नया लेक्चर लाएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये दोनों चैप्टर हो चुका था इसलिए मैंने सोचा चलो डाल दूँ। नाउ टिल देन थैंक यू। अगर आपको PDF चाहिए होगा तो देन प्लीज़ कमेंट ऑन दिस video comment section, and if and after I will see the comment, then I have to attach the link of this PDF particular in description box. Then you have to click on the description box, then you have to click on the link, then you have to open this PDF, ठीक है। जिसको भी चाहिए होगा, बहुत ही अच्छा PDF है। नाउ थैंक यू। एनरोल कर लीजिएगा PDF अगर चाहिए होगा तो। कम्युनिटी पोस्ट पर जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय बाय।